हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 3 के लिए वीडियो नंबर 8 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन मेंडल का जो तीसरा नियम है उसकी बात करेंगे। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, तो 2 नियमों के बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर मेंडल का जो तीसरा नियम है जिसे अपन बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये याद रखना अपने को कि ये जो नियम था मेंडल ने द्विसंकर संकरण के प्रयोग के आधार पर दिया था। द्विसंकर संकरण प्रयोग जो किया था उससे जो उसको परिणाम प्राप्त हुए थे उसके आधार पर उसने ये नियम दिया था। तो पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि मेंडल ने यह नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों के आधार पर दिया था। किस आधार पर दिया था? द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों के आधार पर मेंडल ने ये नियम प्रस्तुत किया था। अब देखो इस नियम में क्या कहता है ये कि जब हम 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाएं तो आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्या होता है कि सभी लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होती है। यानी कि इस बात का पता फर्क नहीं पड़ता है कि कोई साथ में कोई दूसरा लक्षण भी है, प्रत्येक लक्षण अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करेगा। वो लक्षण किसी दूसरे लक्षण के साथ बंधा हुआ नहीं रहता है। वो जो भी लक्षण है वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं रहते हैं। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नियम क्या है ये कि जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होती है। कोई भी लक्षण एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। ठीक है, जैसे अपन इस बात को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो अपन द्विसंकर संकरण पढ़ चुके हैं। तो देखो गोल पीले बीज वाले पौधे हैं और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे हैं। यहां देखो बीज की आकृति गोल है और बीज का कलर है पीला। तो बीज की आकृति और बीज का कलर 2 अलग अलग लक्षण हो गए यहां पर। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो बीज की आकृति है झुर्रीदार और बीज का जो कलर है वो है हरा। तो यहां पर भी 2 लक्षण हैं, बीज की आकृति और बीज का रंग। तो 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधे हो गए ये। एक तो ये पौधा हो गया और एक ये पौधा हो गया। दोनों के बीच में संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर तो क्या हुआ कि सभी पौधे गोल पीले बीज वाले प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। लेकिन जब इस F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाया गया और F2 पीढ़ी प्राप्त की गई तो F2 पीढ़ी के अंदर क्या हुआ कि 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए? 4 प्रकार के। 2 तो यही थे, गोल पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे। इसके अलावा 2 प्रकार का संयोजन नया मिला। देखो 2 प्रकार का संयोजन क्या था? उसको मिले गोल हरे बीज वाले पौधे एक तो, और दूसरे मिले झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे। झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे। अब थोड़ा ध्यान दें अपन कि जब अपन ने संकरण करवाया था तो गोल के साथ में कौन सा रंग था? पीला रंग था। गोल के साथ में कौन सा रंग था? पीला रंग था। लेकिन देखो यहां पर गोल के साथ में हरा रंग भी आ गया। गोल के साथ में क्या हो गया? हरा रंग भी आ गया। तो इसका मतलब है कि बीज की जो आकृति है गोल, ये बीज के रंग पीले के साथ में बंधी हुई नहीं है। ये बीज की आकृति गोल अलग लक्षण है और ये बीज का रंग पीला अलग लक्षण है। तो इनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होगी। ये दोनों अपने लक्षण अपने आप की वंशागति स्वतंत्र रूप से करेंगे।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई गोल के साथ में पीला रंग मौजूद है तो गोल के साथ हमेशा पीला ही रहे। हो सकता है गोल जो है वो हरे बीज के साथ भी बन जाए, ठीक है। ऐसे यहां पर देख लो, झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे भी हमें प्राप्त हुए, झुर्रीदार पीले बीज वाले। अब यहां पर देखो, पीले बीज के साथ में तो कौन सा रंग था, हरा रंग था, लेकिन यहां पर आपको कौन सा रंग मिल गया, पीला रंग मिल गया। इसका मतलब यह है कि झुर्रीदार जो बीज की आकृति है वो और बीज का कलर है हरा, ये दोनों लक्षण एक दूसरे से अलग अलग जुड़े हुए नहीं है एक दूसरे से, ये अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करेंगे। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि झुर्रीदार जो आकृति उसके साथ हरा रंग मौजूद है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही ये नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासीय लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता तो आगे आने वाली पीढ़ियों में सभी लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होती है। एक दूसरे से स्वतंत्र होने का मतलब यही है कि ये लक्षण आपस में बंधे हुए नहीं है, एक दूसरे से अलग होकर के जा सकते हैं। जैसे गोल के साथ पीला है लेकिन गोल अपना अलग रास्ता अपना लेगा और पीला रंग अपना अलग रास्ता अपना लेगा, ये जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक साथ ही जाए, ये दोनों अलग अलग भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां फर्क नहीं पड़ता गोल के साथ पीला है या झुर्रीदार के साथ हरा है, ठीक है ना। ये अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करेंगे एक दूसरे से, इनको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ पहले गोल था मैं उसको क्यों छोड़ करके जा रहा हूं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण में अपन ने ले लिया है कि जैसे यदि मटर के समयुग्मजी गोल पीले बीज वाले पौधे और समयुग्मजी झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के मध्य संकरण करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में तो सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले थे, गोल थे और पीले थे, ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधों में जब स्वपरागण करवाया तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई और F2 पीढ़ी में दो नए प्रकार के संतति पादप भी प्राप्त हुए। भाई ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा भी दो मिले, गोल हरे बीज वाले पौधे और झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, जिनसे स्पष्ट होता है कि बीज का रंग और बीज की आकृति दोनों लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। बीज का रंग और बीज की आकृति दोनों एक दूसरे से अलग है, जुड़े हुए नहीं है, और ये लक्षण अपनी वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होकर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसका अपन अभी आरेखीय निरूपण भी करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके आप नोट करो नियम को और उदाहरण को, उसके बाद में ये जो उदाहरण दिया है ना अपन ने, इसी का ग्राफीय निरूपण करके, आरेखीय निरूपण करके अपन जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसका आलेखीय निरूपण कर देंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो आप पहले। ठीक है भाई, नोट किया, मिटाऊं। अब इसका आलेखीय निरूपण करते हैं अपन। ये जो नियम है
तो देखो हम यहाँ पर द्विसंकर संकरण करवा रहे हैं, तो द्विसंकर संकरण के लिए अपन ने कौन से पौधे लिए हैं? शुद्ध गोल पीले बीज वाले पौधे, है ना। और यहां पर अपन ने ले लिए शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे। समयुग्मजी बोले या शुद्ध बोले एक ही बात है। देखो उदाहरण में हमने गोल पीले बीज वाले पौधे लिए समयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब शुद्ध होता है, और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे लिए हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब शुद्ध होता है। अब देखो गोल बीज के लिए हमारा जो जीन प्रारूप होता है वो होता है आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। गोल को अंग्रेजी में अपन राउंड बोलते हैं, तो इसलिए इसका कैपिटल आर, कैपिटल आर। गोल और झुर्रीदार एक दूसरे के विपरीत या विपर्यासी लक्षण है, तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण तो ये हो गया गोल और झुर्रीदार, ठीक है। तो भाई ये गोल प्रभावी रहता है इसमें और झुर्रीदार अप्रभावी रहता है, तो झुर्रीदार के लिए अपन जीन प्रारूप बना लेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर। नियमों में ऐसा पढ़ा था अपन ने, शब्दावलियों में अपन ने पढ़ा था कि जो प्रभावी है उसी के नाम से, अंग्रेजी नाम से प्रतीक बनाएंगे अपन जीन का, जो और उसका अप्रभावी है प्रतीक वही रखेंगे पर उसको स्मॉल कर देंगे, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, यहां पर बीज का रंग है पीला, तो पीले को अंग्रेजी में येलो बोला जाता है, मैंने वाई दिखा दिया। और इधर हरा कलर है, तो हरे को मैं स्मॉल वाई से दिखा देता हूं। तो देखो पीला कलर और इधर हरा कलर, ये दोनों भी एक दूसरे के विपर्यासी या विपरीत लक्षण है। यहाँ पर पीला प्रभावी है और जो हरा है वो अप्रभावी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गया। भाई पहली जोड़ी तो गोल और झुर्रीदार, ये एक विपर्यासी लक्षण है, और दूसरा क्या है कि पीला और हरा, ये दूसरा विपर्यासी लक्षण है। तो यहाँ पर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गया, दो जोड़ी विपरीत लक्षण, सॉरी दो विपरीत लक्षण हो गए, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए। इन दोनों पौधों के बीच में अपन क्या करवा रहे हैं? संकरण करवा रहे हैं, तो यहाँ बीच में क्रॉस का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कुछ और भी चीजें अपने को लिखनी होती है, जैसे ये जो चीज अपन ने लिखी है ये तो क्या है, इसका लक्षण प्रारूप, ठीक है। और ये जो चीज है इसे अपन बोलते हैं जीन प्रारूप। अब इनके बीच में आपने संकरण करवाया, तो संकरण जब आप करवा रहे हो तो पहले आपको युग्मक बनाने पड़ेंगे, तो युग्मक मैं बना देता हूं यहां पर। तो देखो यहां पर और यहां पर तो युग्मक बनता है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। युग्मक के अंदर क्या होता है कि दोनों जीनों में से एक ही जीन रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर कैपिटल आर था, तो मैंने केवल एक कैपिटल आर ले लिया। यहां पर कैपिटल वाई है, तो दोनों में से केवल एक कैपिटल वाई ले लिया। युग्मक में क्या होता है कि दोनों जीनों में से केवल एक ही जीन मौजूद होता है, ठीक है ना। ऐसे यहां पर देखो, तो मैं यहां पर दिखा देता हूं स्मॉल आर स्मॉल वाई। भाई देखो दोनों स्मॉल आर थे, इसकी जगह एक स्मॉल आर ले लिया अपन ने, दोनों स्मॉल वाई थे, इसकी जगह एक स्मॉल वाई ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ये युग्मक बन गए। अब इन युग्मकों में अपन निषेचन करवाएंगे। तो देखो निषेचन करवाने पर आपको मिलेगी संतति। हमने यहां पर क्या करवा दिया? निषेचन करवा दिया। तो निषेचन करवाने पर देखो क्या मिलेगा आपको? कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर रख दो, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई रख दो। बस इन दोनों को गुणा करके लिखना है। बस फर्क ये है कि मैंने जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखता पहले, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोनों जीनों को एक साथ रखना चाहिए। जो कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर रख दिया मैंने, और कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई रख दिया। अब देखो
यहाँ पर दो जीन मौजूद है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये दोनों जीन बीज की जो आकृति है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर गोलपन का जीन भी मौजूद है और झुर्रीदार के लिए भी जीन मौजूद है, लेकिन इनमें गोल प्रभावी है, इसलिए बीज केवल गोल रहेगा। ये बीज कैसा रहेगा? गोल। ऐसे यहाँ पर देखो दो प्रकार के जीन मौजूद है। ये कैपिटल वाई तो बीज को पीला करना चाहता है और ये जो स्मॉल वाई है ये बीज को हरा करना चाहता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो पीला रंग है वो जब प्रभावी रहता है तो बीज केवल पीला होता है, हरा रंग प्रकट नहीं होता है। तो ये जो बीज है ये कैसे प्राप्त होंगे? ये जो पौधे हैं ये कैसे प्राप्त होंगे? गोल पीले बीज वाले पौधे। गोल पीले बीज वाले पौधे। हाँ, ये जरूर है कि ये अशुद्ध है। कैसे हैं ये? अशुद्ध या विषम युग्मजी है ये पौधे। ठीक है, तो देखिए इसको तो मैं दिखा देता हूं जीन प्रारूप। अब भाई ये तो क्या हो गया इनका जीन प्रारूप, और ये क्या हो गया इनका लक्षण प्रारूप। ठीक है, अब देखो इधर ये जो पौधे हैं ये जनक पौधे हैं, तो इसलिए अपन इसके लिए तो लिख देते हैं जनक पीढ़ी। भाई ये जो पीढ़ी है ये कौन सी पीढ़ी है? जनक पीढ़ी। ठीक है, ये जो युग्मक है ये कौन से युग्मक है? जनक पीढ़ी के युग्मक। जनक पीढ़ी के युग्मक। इस जनक पीढ़ी के युग्मकों में निषेचन करवाने पर एक संतति हमें मिली है और इस संतति को अपन बोलते हैं प्रथम पीढ़ी या फिर F1 पीढ़ी। तो मैं यहाँ पर F1 पीढ़ी लिख देता हूं। प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी इसको बोला जाता है, तो यहाँ पर मैं F1 पीढ़ी लिख देता हूं। अब हमें क्या करवाना है कि ये जो F1 पीढ़ी है इसके पौधों में स्वपरागण करवाना है। तो स्वपरागण जब आप करवाओगे तो आपको मिलेंगे युग्मक। कौन सी पीढ़ी के? प्रथम पीढ़ी के युग्मक मिलेंगे। और जब आप प्रथम पीढ़ी के युग्मकों में निषेचन की क्रिया करवाओगे तब आपको F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो उस F2 पीढ़ी के अंदर आपको 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। गोल पीले और झुर्रीदार हरे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा गोल के साथ में आपको हरा बीज भी मिलेगा और झुर्रीदार के साथ में आपको पीला बीज भी क्या होगा? मिलेगा। तो देखो भाई स्वपरागण अपन करवाना चाह रहे हैं इनके बीच में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्वपरागण। स्वपरागण। तो स्वपरागण करवाने के लिए आपको क्या करना है कि नर पौधा भी यही लेना है और मादा पौधा भी यही लेना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इतना तो आप नोट करो, फिर इससे आगे बनाता हूं मैं, तो जल्दी से नोट कर लो भाई। ठीक है, नोट किया आपने यहां तक? ये स्वपरागण आपने जो लिखा है इसी के नीचे आपको उतारना है। आगे की चीजें मेरे पास में जगह नहीं बची है तो मैं ऊपर वाली चीज मिटा रहा हूं अब। तो देखो स्वपरागण का मतलब है कि नर पौधा भी यही रहेगा और मादा पौधा भी यही रहेगा। तो मैं यहां पर ले लेता हूं अब
नर पादप, और यहां पर ले लेता हूं मैं मादा पादप। ठीक, नर पादप भी ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसका जो जीन प्रारूप है वो यही रहने वाला है, और मादा पादप भी यही रहेगा, यानी कि इसका जीन प्रारूप भी यही रहने वाला है। ठीक है, अब इसे क्या करना है, आपको युग्मक बनाने हैं। इसको मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। स्वपरागण के जस्ट नीचे फिर ये दोनों चीजें आ जाएगी, है ना। तो देखो, इन दोनों में अपन क्रॉस करवा रहे हैं, तो पहले तो अपने को युग्मक बनाने होंगे। ये क्या है, ये जो पौधे हैं ना, ये F1 पीढ़ी के जनक पौधे हैं। F1 पीढ़ी की क्या है, ये जनक पौधे हैं। तो यहां पर मैं युग्मक बना लेता हूं। तो युग्मक यहां पर 4 प्रकार के बनते हैं। बताते हैं आपको कैसे बनाओगे आप युग्मक। देखो, कैपिटल आर है, इसके साथ में एक बार तो कैपिटल वाई ले लो और एक बार स्मॉल वाई ले लो। भाई कैपिटल आर के साथ में एक बार कैपिटल वाई लिया और एक बार स्मॉल वाई लिया। अब स्मॉल आर को पकड़ो, तो स्मॉल आर के साथ में एक बार तो आप कैपिटल वाई को ले लो और एक बार आपको क्या करना है, स्मॉल वाई को लेना है। ठीक है, 4 प्रकार के युग्मक बन गए ये। ठीक, ऐसे इसमें देखो, तो इसमें भी 4 ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। वही प्रोसीजर, कैपिटल आर है, इसके साथ में एक बार तो कैपिटल वाई ले लिया हमने और एक बार स्मॉल वाई ले लिया। स्मॉल आर है, तो इस स्मॉल आर के साथ में एक बार तो कैपिटल वाई ले लिया और एक बार स्मॉल वाई ले लिया। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। भाई ये तो क्या है, F1 पीढ़ी के जनक पादप, और ये क्या है, F1 पीढ़ी के जनक पादप के युग्मक। ठीक है भाई, तो ये भी आप नोट कर लो, युग्मक आप बना लो फटाफट से। किया नोट, मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है कि ये जो आपके पास में युग्मक है, इनकी सहायता से आपको F2 पीढ़ी निकालनी है। F2 पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी निकालनी है। द्वितीय पीढ़ी के जो पौधे हैं वो निकालने हैं, तो उसके लिए अपन चेकर बोर्ड विधि काम में लेंगे। कौन सी विधि काम में लेंगे, चेकर बोर्ड विधि काम में लेंगे या शतरंज पट्ट विधि काम में लेंगे। तो मैं मिटा दूं, देखो नर युग्मक है ये और ये मादा युग्मक है सारे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं अब। अब देखो, अब हम बनाना चाह रहे हैं F2 पीढ़ी।
देखो अब युग्मक तो आपको याद ही है कि नर युग्मक और मादा युग्मक कौन कौन से हैं। तो देखो एक निशान मैं यहां बना रहा हूं, पहले ये निशान तो नर युग्मक का होता है और ये निशान मादा युग्मक का होता है। ये निशान कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वो नर युग्मक है, और ये निशान कहीं पर लगा हुआ तो इसका मतलब वो मादा युग्मक है। तो देखो नर युग्मक आपके पास में है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और मादा युग्मक भी सेम यही थे आपके पास में, क्योंकि आपके पास में कॉपी है, आपने नोट कर रखा है, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक, अब हमें क्या करना होगा कि ये और ये गुणा करके यहां लिख दो। यहां की बात करें तो ये और ये गुणा करके यहां लिखना है। यहां कोई संतति बनानी है तो ये और ये गुणा करके आपको यहां लिखना, भाई यहां और यहां। ठीक है, ऐसे करना है तो आपको F2PD क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो देखो मैं चल रहा हूं साथ के साथ, यहां के लिए चले, यहां और यहां देखना है तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, यहां आए तो यहां के लिए यहां देखोगे और ऊपर देखोगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, यहां कैपिटल वाई है, यहां स्मॉल वाई है। कैपिटल को पहले लिखा जाता, बस ये फर्क है, नहीं तो मैं स्मॉल वाई को पहले लिख सकता था, कैपिटल को पहले लिखेंगे। यहां देखो तो देखो यहां कैपिटल आर है, यहां स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई है दोनों जगह। ठीक है, आगे देखो यहां पर तो यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ गए बात को भाई? यहां अपन चल रहे हैं तो ऊपर देखना साइड में देखना, 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 ऐसे यहां आ जाओ तो इधर साइड में देखोगे और ऊपर देखोगे। तो आओ यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, भाई दोनों कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। यहां आओ तो यहां देखना और यहां देखना, तो देखो कैपिटल आर, भाई ये दोनों कैपिटल आर ही है, कैपिटल आर, और ये स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई। ठीक है, यहां आ जाए अब तो देखो यहां कैपिटल आर है, वहां स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल वाई है जबकि वहां कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहां चलते हैं अब, कैपिटल आर है जबकि यहाँ स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई। ठीक है, यहां आ जाए अब तो यहां के लिए देखो क्या करें, यहां देखोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां तो यहां देखोगे और यहां देखोगे तो कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर है, और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे चलो, यहां स्मॉल आर है, यहां पर भी स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां पर भी कैपिटल वाई। ठीक है, यहां आओ तो वही ऊपर देखना है और इधर साइड में देखना है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, भाई यहाँ की पहले आर को लेते हैं ना, स्मॉल आर और यहां पर भी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहां आ जाओ तो देखो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, आगे चलो, यहां देखो तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर है, वहां कैपिटल है, यहाँ स्मॉल वाई। ठीक है, आगे चलो यहां पर तो स्मॉल आर इस कैपिटल वाई हो और यहाँ स्मॉल वाई, ये तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में आप देख लो दोनों जगह स्मॉल है, तो मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। फर्क क्या ध्यान रखा हमने कि जैसे इस बॉक्स में चले तो एक तो यहाँ देखना है और एक साइड में देखना है, बस यहाँ देखा और यहाँ देखा साइड में,
यहाँ चले तो यहाँ देखा और यहाँ देखा साइड में, यहाँ चले तो यहाँ देखा और यहाँ ऊपर देखा, ये गुणा करके लिखना है। तो ये संतति आपको प्राप्त हो गई। देखो 4 युग्मक इधर थे, 4 युग्मक इधर थे, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 संततियां मिल गई अपने को। ठीक है, अब इनमें थोड़ा लक्षण प्ररूप की बात करता हूं मैं। ये तो जीन प्ररूप निकल गया आपके। तो देखो कैपिटल आर दिख रहा है तो पौधा गोल है, और यदि आपको कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहा है तब भी उसके बीच कैसे है, गोल है। लेकिन यदि स्मॉल आर नजर आ जाए तो इसका मतलब है झुर्रीदार। ऐसे ही देखो कैपिटल वाई दिख जाए तो पौधे के जो बीज है वो पीले हैं, और यदि कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिख जाए तब भी वो कैसा है, पीला है। लेकिन यदि स्मॉल आई नजर आए तो वो कैसा है, झुर्रीदार। ठीक है, तो मैं यहां पर लक्षण लिखते हुए चलता हूं। तो ये कैसा होगा, गोल पीला। क्यों होगा गोल पीला, भाई देखो दोनों कैपिटल आ रहे हैं इसलिए गोल लिखा अपन ने, दोनों कैपिटल वाई इसलिए अपन ने पीला लिख दिया, जैसा कि वहां दिख रहा है। यहां हो तो यहां पर गोल और पीला, ठीक है ना भाई। गोल ये दिख रहा है आपको और पीले के लिए ये वाला नजर आ रहा है। इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी। तो प्रभावी दिखता है जब दोनों जीन एक साथ आते हैं तो प्रभावी प्रकट होता है, अप्रभावी छिप जाता है। तो पीला प्रभावी है और इधर से आपका जो गोल वाला लक्षण है वो भी कैसा है, प्रभावी है। स्मॉल वाई कैसा होगा, हरा रंग होगा इसका। ठीक है, अब यहां आ जाओ तो यहां पर क्या लिखोगे, गोल पीला। यहां पर भी गोल और पीला। लक्षण मिल रहा है अपने को, कैपिटल आर स्मॉल आर गोल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीला है। यहां पर मैं लिख देता हूं गोल पीला। यहां पर गोल और देखो स्मॉल वाई आ गया तो क्या हो गया, हरा। यहां पर लिख देता हूं गोल और पीला। यहां पर हो गया गोल स्मॉल वाई है तो हरा। यहां पर देख लो गोल पीला। यहां पर भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। यहां देखो स्मॉल आर आ गया, मतलब ये कैसा है, झुर्रीदार। और यहां पर क्या है, स्मॉल वाई है तो मतलब पीला, सॉरी कैपिटल वाई है तो पीला ही रहेगा ये, कैपिटल वाई। ये भी कैसा होगा, झुर्रीदार और पीला। ये भी कैसा रहेगा, गोल पीला। ये गोल और हरा। भाई स्मॉल वाई आ गए दोनों, इसलिए ये कैसा रहेगा, झुर्रीदार पीला। और ये झुर्रीदार हरा। तो देखो इसमें 4 प्रकार के लक्षण आपको नजर आएंगे। अब मैं बताता हूं 4 प्रकार के लक्षण कौन कौन से हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब। तो पहले मैं लक्षण प्रारूप निकाल देता हूं इसका। लक्षण प्रारूप। तो देखो इसमें लक्षण प्रारूप कौन कौन से हैं। एक तो इसमें आपको पौधा मिलेगा गोल पीला, एक मिलेगा आपको गोल हरा, ठीक है, एक मिलेगा आपको झुर्रीदार पीला,
और एक आपको मिलेगा झुर्रीदार हरा। तो इनका जो अनुपात आप निकालोगे ना तो कितना आएगा 9:3:3:1। वैसे तो क्या है, मैं द्विवीय संकर संकरण में आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप गिन लो एक बार, गोल पीला गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ही तो था, 9 आ रहा है। गोल पीला कितना आ रहा है 9, तो हो गए 9। ठीक है, ऐसे देखो गोल हरा देख लो, 3 है तो गोल हरा, एक तो ये है गोल हरा, एक ये है गोल हरा, कितने हो गए 2, और एक ये है, हो गए 3। ठीक है, एक झुर्रीदार पीला भी देख लो, झुर्रीदार पीले भी कितने हैं 3 हैं, तो झुर्रीदार पीला देख लो 1 2 और ये 3, और लास्ट में झुर्रीदार हरा है तो ये अकेला रहा 1। ठीक है, इस तरीके से ये लक्षण प्ररूप का अनुपात है इनका। अब जीन प्ररूप का अनुपात भी मैं आपको बताता हूं। ये कौन सी पीढ़ी है भाई इसकी, F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। तो वीडियो पॉज करके पहले आप ये बनाओ, जीन प्ररूप आपको बताता हूं मैं, फिर बनाओ पहले। मैं मिटाऊं केवल लक्षण प्ररूप मिटा रहा हूं मैं। वैसे आपको करना क्या था कि पहले बॉक्स बनाना था ये, है ना, फिर लक्षण प्ररूप उतारने थे। तो मैं लक्षण प्ररूप मिटा रहा हूं, बॉक्स नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि जीन प्ररूप निकालने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी बॉक्स की भी। तो यहां पर जीन प्ररूप निकालते हैं अपन, जीन प्ररूप। तो पहले तो जीन प्ररूप छांट लो। तो देखो भाई, एक जीन प्ररूप हमें नजर आ रहा है कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y। ठीक है, आगे बढ़े तो दूसरा जीन प्ररूप आपको नजर आ रहा है कैपिटल R Y स्मॉल y। ठीक है, आगे बढ़ो तो आपको नया जीन प्ररूप फिर मिल गया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। रिपीट मत करना बस अभी। फिर यहां चलो, यहां पर फिर आपको नया जीन प्ररूप मिल गया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, पहले अब ये देख लो कि ये कहीं आया तो नहीं दोबारा। तो ये पहले ही आ रखा है, ये देख लो आ रखा, तो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये जीन प्ररूप देखो है क्या कहीं पर, नहीं है, तो इसको उतार लो। कैपिटल R स्मॉल y। रिपीट मत करना बस अभी। यहां चलो तो यहां देख लो, पहले रिपीट तो नहीं हो गया कहीं पर, तो ये रिपीट हो रखा, देख लो, छोड़ दो इसको देखो ये आया है क्या कहीं पर, नहीं आया, इनमें से मिल रहा नहीं है, तो इसको उतार लेते हैं कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां आ जाओ तो इसको देखो, ये दोबारा तो नहीं आ रहा कहीं पर, तो आ रहा है, ये पहले से आ गया, ये तो छोड़ दो इसको। ये देखो तो ये भी पहले से आया हुआ है, इसको भी छोड़ दो। इसको देखो ये पहले आया है क्या, ऐसा इनमें है क्या, नहीं है, तो इसको उतार लेते हैं। ठीक है, इसमें आओ, ये देखो पहले है क्या आपके पास में स्मॉल r वाला, नहीं है, इनमें से मैच नहीं हो रहा, कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आओ तो ये तो पहले ही रिपीट हो रखा है, देखो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इसको देखो, ये भी आया हुआ है पहले। आगे बढ़े, इसमें देखो स्मॉल r
वाला, तो ये भी आया हुआ है, ये आ गया अभी। और ये लास्ट वाला देख लो, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे आप जीन प्रारूप लिख लो, पहले रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी, क्रम से चलो, ऐसे ऐसे क्रम से चलो। अब यदि आप इनको गिनोगे ना भाई, जैसे ऐसा कितना मिला, ऐसा कितना मिला, ऐसा कितना मिला, तो आप याद रखना 12 24 12 12 1। क्या याद रखना है अपने को? 12 24 12 12 1, बीच में अनुपात लगा लो बस इनके, 12 24 12 12 1। आप गिन के देख लेना बैठे बैठे, ये जीन प्रारूप आपको इस पूरे में एक ही मिलेगा, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 1, ये भी 2 मिलेगा, और ये लास्ट वाला भी 1 मिलेगा। आप कंफर्म करना चाहते हैं यदि, तो आप ढूंढ करके देख लेना, आपको यही मिलेंगे। वैसे द्विसंकर संकरण में मैंने आपको गिन के भी बताए थे कि ये है वास्तव में इतने, तो वो क्या है कि सुविधा के लिए, क्योंकि वहां इतना निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपन एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता, तो सीधा अपन क्या करें कि जीन प्रारूप लिख ले में पहले क्रम से, रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर सीधा ये अनुपात लिख दे में 12 24 12 12 1। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना इसको। ये पूरा जो अपन ने तैयार किया है चार्ट, इसको आप क्या नाम दोगे? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का निरूपण। निरूपण, ये निरूपण आपको देना होगा यदि प्रश्न आ जाता है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए, बड़ा क्वेश्चन आता 3 नंबर का, तो आपको नियम लिखने के साथ साथ में उसको ये चार्ट बना करके समझाना होगा। इसमें साफ साफ है अब आपके सामने कि गोल और पीले बीज लिए थे हमने, और जोरीदार और हरे बीज लिए थे, लेकिन गोल पीले के साथ में बंधा हुआ नहीं है और झुर्रीदार लक्षण हरे के साथ में बंधा हुआ नहीं है। दोनों लक्षण अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो इसीलिए तो हमें यहां पर एक नया संयोजन मिलता, 2 नए संयोजन वाले पौधे प्राप्त होते हैं। हमें झुर्रीदार पीले पौधे भी प्राप्त होते हैं और हमें गोल हरे पौधे भी यहां पर क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यदि गोल लक्षण पीले के साथ बंधा होता तो यहां पर ऐसा प्राप्त नहीं होता हमें, या फिर जो आपका झुर्रीदार वाला लक्षण है वो हरे के साथ बंधा होता तब भी हमें ऐसा संयोजन प्राप्त नहीं होता, या ऐसा संयोजन प्राप्त नहीं होता। बस तो इस नियम में यही बात कही गई है कि जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी 2 या 3 या 4 लक्षण आपस में बंधे हुए नहीं है, सब एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के जाएंगे, अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। एक और चीज लेकर के आऊंगा मैं इसमें, जो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम है उसके कुछ महत्व है, उपयोग है, तो वो भी इसी वीडियो में अपन कर लेते हैं। तो ये नोट कर लो, उसके बाद में मैं लेकर के आ रहा हूं वापस। ठीक है, नोट करो। तो अब देखो मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व या लाभ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें जो पहला महत्व है वो क्या है कि मानव नस्ल से सुधार से संबंधित, मानव की जो नस्ल है उससे सुधार से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है जिसे अपन बोलते हैं सुजननिकी या
यूजेनिक्स। क्या बोला जाता है इसको? सुजननिकी या यूजेनिक्स। तो इस विज्ञान की शाखा के अंदर मेंडल के नियमों का उपयोग होता है। यह शाखा पूरी मेंडल के नियमों पर आधारित है। तो देखो, एक उपयोग तो आपको ये याद रखना इसका कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा को सुजननिकी या यूजेनिक्स कहते हैं और विज्ञान की यह शाखा मेंडलीय नियमों पर आधारित है। कई बार प्रश्न आ जाता है ये कि सुजननिकी या यूजेनिक्स क्या होता है या किसे कहते हैं, तो आप सीधा क्या बताओगे कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या बोला जाता है? सुजननिकी या यूजेनिक्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपको। बाकी मैं आपको बता दूं, मेंडल के वंशागति के जो नियम है इनके महत्व बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे छोटे प्रश्न में पूछ ले आपको कि मेंडल के वंशागति के जो नियम है उनके 2 महत्व लिखिए या 2 लाभ लिखिए, तो इस तरीके से कोई छोटा प्रश्न इसमें से आ सकता है। लेकिन 1 नंबर का प्रश्न ये भी बन सकता है कि सुजननिकी या यूजेनिक्स क्या होता है, तो इसको याद कर लेना जरूर। अब बाकी के जो महत्व है तो देखो इनमें क्या है। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। देखो, संकर संतति क्या होती है, हम पढ़ रखे हैं कि 2 अलग अलग लक्षणों वाले जनकों के मध्य यदि जनन करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है या संकरण करवाया जाता है, तो जो नई संतति बनती है उसे अपन बोलते हैं संकर संतति। तो संकर संतति में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। तो मेंडल के नियमों के आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन से नए लक्षण प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि जिन भी 2 जीवों के बीच में आपने संकरण करवाया है तो दोनों जीवों के जो प्रभावी लक्षण है वो ही उस संतति में क्या होंगे? प्रकट होंगे। ठीक है। तीसरा देखो, संकरण विधि के द्वारा अनुपयोगी लक्षणों को तो हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षण को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। फसल सुधार में इसका उपयोग होता है और जो पशु है उसकी नस्लों को सुधारने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो संकरण तकनीक के द्वारा अनुपयोगी जो लक्षण उनको हटाया जाता है और जो उपयोगी लक्षण उनको एक ही जीव के अंदर लाया जाता है। चौथा देखो कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन देने वाली फसली पादपों की किस्मों का विकास किया जाता है। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन देने वाली फसली किस्मों का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। ठीक है। 5वां देखो भाई, 5वें बात यह है कि प्रत्येक जीव के अंदर कई प्रकार के हानिकारक और घातक जीन पाए जाते हैं। घातक जीन या हानिकारक जीन वो जीन होते हैं कि यदि वो मनुष्य के अंदर या किसी भी जीव के अंदर अपना लक्षण प्रकट कर दे तो मनुष्य की या जीव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मेंडल के नियमों से हमें पता चला है कि ये जो घातक जीन होते हैं ये अप्रभावी होते हैं और जब तक इनके साथ का प्रभावी जीन मौजूद होता है तो प्रभावी जीन इन जीनों को अपना लक्षण प्रकट करने नहीं देता है। लेकिन कभी कभी ये जो घातक जीन है यदि समयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं तो उस समय अपना लक्षण प्रकट कर जाते हैं और उस समय जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो देखो, मेंडल के प्रभाविता के नियम की सहायता से आज हम ये जान पाए हैं कि सजीवों में अनेक हानिकारक और घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब ये समयुग्मजीय अवस्था में आएंगे तो ही अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे और उस समय जीव की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये 5 महत्व देखो क्या क्या पड़ा। पहला इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना है, मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या बोला जाता है? सुजननिकी या यूजेनिक्स बोला जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है कि मानव की नस्ल को सुधारा जाता है। ये विज्ञान की ऐसी शाखा है। ठीक है ना। विज्ञान की यह शाखा मेंडलीय नियमों पर आधारित है। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन देने वाले फसली पादपों का विकास किया जा सकता है और मेंडल के प्रभाविता के नियम की सहायता से आज हम ये जान पाए हैं कि सजीवों में अनेक हानिकारक और घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो कम से कम कोई 4 महत्व या लाभ आप इसके याद करना। तो वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो इनको।
ठीक है, नोट किया आपने। अब देखो इस चैप्टर के लिए एक वीडियो और रह रहा अपना, जिसके अंदर अपन संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।